एसएससी सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर कोई का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भी एक कला है। ये कला भी अपने को आनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है सही। आंसर भी अपने सामने रहता है, बस अपने को उसको पता लगाना रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को पता रहता है कि क्या आंसर है, तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। बट जब पता नहीं रहता है तो बहुत सारी ऐसी मेथड्स रहती है जिनको अपना कर अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस का अंदाज़ लगा सकते हैं, पर ये करना ज़रूरी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड है। कंप्यूटर का जो सेक्शन रहता है टियर 2 में, उसके रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ईयर 2024 शिफ्ट 2, विच फाइल एक्सटेंशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल ऑन ए विंडोज सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल क्या होता है और विंडोज सिस्टम क्या है। तो फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो भी फाइल रहती है, जो भी कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम में जितनी भी फाइल्स रहती हैं, उन फाइल को उनका एक लिखने का एक सिस्टम रहता है। कुछ ऐसे नाम लिखेंगे XYZ ABC, फिर ऐसे डॉट लगा रहता है, ऐसे डॉट लगा रहता है। फिर डॉट के पीछे उसका एक्सटेंशन लिखा रहता है। जैसे कि JPG है, ऐसे JPG छोटे बड़े दोनों में भी लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। PNG है, .PNG, .JPG, .text, .document, .XLSX, ऐसी बहुत सारी फाइल्स रहती है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइल्स रहती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल, और वो भी विंडोज सिस्टम पर। तो अभी समझते हैं कि विंडोज सिस्टम क्या है। विंडोज सिस्टम, यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला गया। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और ये जनरल पर्पज़ के लिए काम आता है। ओके, जो भी अपन काम करते हैं वो विंडोज़ से ही होते हैं। दूसरे सभी एप्लीकेशन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। लैपटॉप में विंडोज़ सिस्टम रहता है, डेस्कटॉप में भी विंडोज़ सिस्टम रहता है, मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम रहता है, एप्पल के मोबाइल फ़ोन में iOS रहता है, एप्पल में iOS रहता है, मोस्ट ऑफ द दूसरे फ़ोन में एंड्रॉयड रहता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो अभी कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो विंडोज़ में फाइल को एग्जीक्यूट इंस्टॉल करने के लिए काम आता है। तो अपन समझते हैं, ऑप्शन बाई ऑप्शन जाते हैं। अ, सबसे पहला ऑप्शन है EXE। तो अपने को EXE चलो माना कि पता नहीं है, तो फिर दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं, MP3। MP3 हमको पता है कि सॉन्ग के लिए होता है, सॉन्ग को कभी इंस्टॉल नहीं करते, सीधा प्ले करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हट जाता है। TXT, ये रॉ डेटा रहता है, जो टेक्स्ट फाइल रहती है, उसमें कुछ 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 भी लिख सकते हैं, उसके लिए रहता है, तो ये भी नहीं। JPG, ये फ़ोटोज़ के लिए रहता है। तो पीछे ऑप्शन बचा एक ही, जो कि सही है। EXE बोले तो एग्जीक्यूटेबल, तो सही ऑप्शन है EXE। कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक से आया है। EXE, टेक्स्ट, JPG, MP3, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोम इज प्राइमरीली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। रोम प्राइमरीली किन पर्पज के लिए यूज की जाती है इनमें से। रोम का क्या पर्पज है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रोम होती क्या है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ROM। ओके, तो रोम जनरली क्या होती है कि रोम में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं पहले से। ओके, और उन उन इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, जब भी अपन बूट करते हैं सिस्टम को, जब भी फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करते हैं, जैसे कि फ़ोन को स्विच ऑन किया या लैपटॉप को स्विच ऑन किया, तब क्या होगा, उस समय पर क्या होगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अब मेरे को क्या करना है। बाद में तो सिस्टम शुरू होने के बाद में तो अपन उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लिक करते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर चलाओ, ये वाला ब्राउज़र खोलो, इसमें यूट्यूब खोलो, इसमें वो वाली चीज़ खोलो। पर उससे पहले जब सिस्टम ऑन होता है तब उसको कौन बोलता है, जैसे एक बटन दबाते हैं अपन, तो तब पूरा पूरा का पूरा हैंडलिंग रोम के पास में जाती है। रोम के पास में जाएगी, रोम में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये करना। तो उन होता क्या है कि सबसे पहले वो चेक करेंगे कि हाँ बैटरी लगी है कि नहीं लगी है, डिस्प्ले सही है कि नहीं है, फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कीबोर्ड सही से कनेक्ट है कि नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ या लिनक्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग उनको लोड करता है। तो ये, तो रोम में ऐसा डेटा लिखा रहता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। रैंडम डेटा एक्सेस, रोम रैंडम डेटा एक्सेस नहीं करता, रोम में एक फिक्स डेटा लिखा रहता है और उसी को वो एक्सेस होता है, तो ये ऑप्शन भी निकल जाता है। टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज, टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज रोम नहीं है, रोम एक परमानेंट डेटा स्टोरेज है।
तो ये ऑप्शन भी निकल जाता है। स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस, ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टोरिंग द बायोस एंड फर्मवेयर, ये ऑप्शन भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा तीसरा ऑप्शन है कि स्टोरिंग फाइल फॉर परमानेंट एक्सेस। हाँ, परमानेंट एक्सेस के लिए है, पर यहाँ पे पूछा गया कि प्राइमरी यूज़ कौन सा है। प्राइमरी यूज़ है कि उस उनमें रोम में इंस्ट्रक्शन को सेव किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को पहले से ही एक बार लिखा जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये वाले बायोस के और फर्मवेयर के। ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर मतलब एक इंस्ट्रक्शन के पीस है जो कि यहाँ पर लिखे रहते हैं। तो ऑप्शन 4 सही है, स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर। कंप्यूटर बेसिक्स से आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनेबलिंग पासवर्ड ऑन पीसी। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर पर पासवर्ड अनेबल करने का क्या उद्देश्य है। सीधी सी बात है कि अपने को सिक्योरिटी बढ़ानी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं कि कोई भी यूज़र बिना पासवर्ड के सिस्टम को एक्सेस ना कर ले, सिस्टम को ओपन ना कर सके। अब सिस्टम को तो पता नहीं रहता है कि सामने वाला यूज़र कौन सा है। मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, उसको कैसे पता रहेगा कि सामने वाला ये। वो सिर्फ ट्रस्ट उन्हीं पर करता है जो सही से पासवर्ड डालता है। सही से पासवर्ड डालता है, वो समझता है कि ये जो यूज़र है वो एकदम ऑथेंटिकेट यूज़र है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, फॉर इम्प्रूविंग द डेटा सिग्नल स्ट्रेंथ, डेटा की सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए पासवर्ड नहीं लगाते। ओके, तो ये ऑप्शन भी निकल जाता है। प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ये ऑप्शन हो सकता है कि हाँ, अपन एक अलग से सिक्योरिटी की लेयर प्रोवाइड करवाते हैं पासवर्ड को अनेबल करके। फॉर रिड्यूसिंग द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए हम उनको अनइंस्टॉल करते हैं, ये भी नहीं ऑप्शन। फॉर प्रिंटिंग ऑफ द डेटा इन पीसी, अब डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंटर को यूज़ करके कनेक्ट करके कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रिंट करेंगे, तो उसमें पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही है। करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक से आया गया है। यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, साइन इन करते हैं तो सिस्टम अनलॉक हो जाता है और अपने को एक्सेस दे देता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टिपिकली परफॉर्म इन आउटलुक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, ऐसी कौन सी एक्शन है जो कि अपन टिपिकली परफॉर्म करते हैं, कहाँ पर करते हैं, आउटलुक में। सबसे पहले देखिए कि आउटलुक क्या है। आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिनसे हम ईमेल ले सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल का रख रखाव करने के लिए, ईमेल को यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसका नाम है आउटलुक। ओके, तो अभी पढ़ते हैं ऑप्शन कि व्यूइंग अर्काइव्ड ईमेल। हाँ, उसमें अर्काइव पे सबसे पहले समझे अर्काइव ईमेल क्या होता है। जैसे कोई ईमेल आया, अपन अपने को पता है कि कभी यूज़ आ सकता है, तो अपन उसको एक अर्काइव फ़ोल्डर में डाल के रख देते हैं कि चलो कभी यूज़ में आया तो देखेंगे, वो डिलीट नहीं होगा। डिलीटिंग रिसीव्ड ईमेल, रिसीव्ड ईमेल को भी डिलीट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। एडिटिंग ईमेल दैट आर येट टू बी सेंड, हाँ, इसको भी, ये भी सही ऑप्शन है। मैनेजिंग द कॉन्टैक्ट लिस्ट, जनरली आउटलुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेज करने का कोई सही पर्पस नहीं है, तो ये ऑप्शन निकल जाता है। ओके, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन टिपिकली मतलब जनरली यूज़ होती है। जनरली अपन क्या करेंगे, आउटलुक को ओपन करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, कुछ कुछ लिखेंगे, मेल को एडिट करेंगे, फिर उसको भेज देंगे जनरली। बाकी सब डिलीट करना, आर्काइव में डालना, वो सब सेकेंडरी है। जनरली एडिट करना और भेजना, यही होता है। तो ऑप्शन 3 सही है। तो एडिट ईमेल्स दैट आर येट टू बी सेंड, ये वाला ऑप्शन सही है। ये सॉफ्टवेयर टॉपिक से आया है। यदि मोबाइल फ़ोन में आप आउटलुक खोलोगे तो ऐसा दिखेगा, लैपटॉप में आउटपुट खोलोगे तो ऐसा दिखेगा। ये सब अपने को मेल आए हुए हैं, कब आया है, किसने भेजा है, क्या सब्जेक्ट है, इधर इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, ईमेल से बहुत सारे अलग फोल्डर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज करेक्टली इलस्ट्रेट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग सिनारियो में से, ये 4 सिनारियो दिए गए हैं, इन 4 सिनारियो में से कौन सा करेक्टली बताता है, क्या बताता है, इंटरडिपेंडेंस। ओके, इंटरडिपेंडेंस बताता है किसके बीच में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरडिपेंडेंस बताता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। An antivirus program relying on system utility to perform disk scan and remove malware. एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करेगा, सिस्टम की यूटिलिटी पर रिलाई करेगा, निर्भर करेगा, और करेगा क्या, डिस्क को स्कैन करेगा। यहाँ पर डिस्क बोले तो हार्ड डिस्क, रैम, ये सब मेमोरी के बारे में बताया गया है। उसको स्कैन करेगा और यदि उसको कोई वायरस मालवेयर मिलता है तो उसको डिटेक्ट करके रिमूव करेगा। ये ऑप्शन सही लग रहा है, एकदम सही है लाइन। सेकंड सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, इसको साइड में रखते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर जो काम कर सकता है बिना किसी ऑपरेटिंग की जरूरत के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी नहीं चल सकता। वर्ड प्रोसेसर का लैपटॉप ऑन भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, तो ये ऑप्शन
निकल जाता है। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, अन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मीडिया प्लेयर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। ऐसा बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत रहती है मीडिया प्लेयर की, वो भी क्या करने के लिए, हार्डवेयर के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। मीडिया प्लेयर में मीडिया प्ले होगा, जैसे MP3 MP4 ये सब मीडिया बोले जाते हैं, फोटो, तो ये सब ओपन करने के लिए, मीडिया को सुनने के लिए मीडिया प्लेयर यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो मीडिया प्लेयर चलता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रूरत रहती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं। और डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड प्रिंटिंग फंक्शनैलिटी। डिवाइस ड्राइवर, सबसे पहले तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो भी अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सब में हार्डवेयर लगे रहते हैं, उन सभी हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ड्राइवर रहते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का एक ड्राइवर रहेगा, माउस है तो माउस का एक ड्राइवर रहेगा, तो वो ड्राइवर वो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, ना कि ये प्रिंटिंग फंक्शनलिटी बताते हैं। तो ये ऑप्शन भी निकल जाता है। तो सही ऑप्शन है एंटीवायरस वाला बचा, करेक्ट ऑप्शन है एंटीवायरस। कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंक्रीज द इंडेंट इन पैराग्राफ इन MS वर्ड 2010। ऐसा कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट है जिसको यूज़ करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंडेंट कहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, पैराग्राफ में, वो भी कौन से सॉफ्टवेयर में, MS वर्ड 2010 में। MS वर्ड बोले तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए काम आता है, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। उसका ये वाला 2010 ये वर्जन है, 2010 में उन्होंने बनाया था। ओके, तो इन सॉफ्टवेयर में यदि हमने एक पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, उसमें उसका इंडेंट बढ़ाना है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट्स अपने को याद रखने ही पड़ेंगे, या अपन रेगुलरली इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो अपने को पता चल जाता है। कभी कभार वो भी नहीं रहता है, कभी कभार अपने को रटने ही पड़ते हैं। ओके, पर ये समझा था कि इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ये पैराग्राफ लिख दिया, ये पैराग्राफ लिखा, तो जो ये डिस्टेंस है, ये वाली इतनी, ये वाली, इसको बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ कर देना है, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ना ऐसे। तो ये इंडेंट इतनी बढ़ गई, इसको बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम की ज़रूरत होती है, कंट्रोल एम से इंक्रीज़ होता है। कंट्रोल एम सही ऑप्शन है। जैसे कि ये पैराग्राफ स्टार्ट है, कंट्रोल एम प्रेस किया तो यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा, और कंट्रोल प्रेस स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये रहा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का सेक्शन है, इसमें से ये वाला इंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू एग्जिट अ स्लाइड शो एंड रिटर्न टू एडिटिंग मोड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। वहाँ पर अपन प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, एडिट करते हैं, उनको बनाते हैं, कैसा ट्रांजिशन रहेगा, कैसी स्टाइल रहेगी, क्या टेम्पलेट रहेगा, कहाँ पर कौन सा कलर रहेगा, क्या डेटा शो करना है, सब अपन वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा बोल रहा है कि जब प्रेजेंटेशन चल रही है, मतलब उसको अपन स्लाइड को अपन दिखा रहे हैं मेन स्क्रीन, अभी अपने को नहीं दिखानी, बंद कर देना, उसको एग्जिट कर देना है, स्लाइड के शो को एग्जिट कर देना है, और फिर शो को एग्जिट करेंगे तो वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा। तो जनरली अपन क्या प्रेस करते हैं, प्रेस एस्केप। एस्केप एक की रहती है, कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होती है, वो प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा स्लाइड से और एडिटिंग मोड में आ जाएगा। बट दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि ये क्या है। जनरली कंट्रोल S का मतलब सेव करना रहता है, स्पेस बार का मतलब या तो स्पेस देना रहता है, एक छोटी सी एक कैरेक्टर की जगह देना रहता है। यदि स्लाइड तो चल रहा है, स्पेस दबा दिया तो स्लाइड को चेंज कर देगा। ऑल्ट और टैब, ऑल्ट और टैब किस लिए यूज़ होता है ये अपने को समझना है। जनरली ऑल्ट और टैब को अपन कॉन्टेक्स्ट को स्विच करने के लिए काम करते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर में अपन अभी है, जैसे अपन पावर पॉइंट में कुछ कुछ कर रहे हैं, अभी अपने को चेंज करना है कि अपन पावर पॉइंट से किसी ब्राउजर में चले जाए या दूसरे में स्विच हो जाए, तो ऑल्ट टैब को यूज़ करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर स्विच हो जाता है। तो प्रेस एस्केप सही है, सॉफ्टवेयर के टॉपिक से आया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, द खाली जगह मेथड इज कॉमनली यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ऐसी कौन सी मेथड है जो कॉमनली यूज़ होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करना है तो कौन सी मेथड कॉमनली यूज़ करते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, हैशिंग, कैशिंग, डुप्लीकेशन, कंप्रेशन, ये सब मेथड है। अब इनको समझना पड़ेगा कि ये मेथड क्या होती है। हैशिंग, हैशिंग से अपने को पता चलता है कि हैशिंग में एक फंक्शन रहता है, जो भी अपने पास में डेटा अपने को रहता है, वो डेटा उस फंक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अपने पास में एक फाइल है तो फाइल उसमें अपन सेलेक्ट कर देते हैं और अपने को एक आउटपुट मिलता है। ओके, ये आउटपुट एक फिक्स आउटपुट रहता है पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो हैशिंग ऑप्शन हो सकता है कि ये इस यूज़र ने मेरे को ये डेटा दिया है, डेटा की इंटीग्रिटी मतलब ये डेटा मतलब जिसने भेजा है उसी ने भेजा है, किसी ने बीच में चेंज नहीं किया, ये डेटा सही है, उसी को इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो हैशिंग ऑप्शन हो सकता है।
तो इसको साइड में रखते हैं। कैशिंग, कैशिंग का मतलब ये होता है कि चलिए ये अपना प्रोसेसर है, ओके, और ये अपनी कैश मेमोरी है, ओके, ये अपनी रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। प्रोसेसर क्या करता है कि बोलता है कि मेरे को कुछ कुछ डेटा चाहिए। अब जैसे कि प्रोसेसर को ए प्लस बी करना है, तो ये बोलेगा कि मेरे को ए का डेटा चाहिए, ए में क्या लिखा हुआ है। तो माना कि इधर रैम रैम है, रैम में लिखा रहता है कि ए में 5 लिखा है, बी में 7 लिखा रहता है। तो प्रोसेसर सबसे पहले चेक करता है कैश में क्या ए लिखा हुआ है, कैश में ए नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा, जो ए है वो इधर लिख देगा, सबसे पहले 5 इधर लिख दिया, ये ए है, फिर इस ए को यहाँ पर यूज़ कर लेगा। अब बी की ज़रूरत है तो सेम का सेम बी इधर जाएगा, इधर नहीं है तो फिर इधर आके यहाँ से इधर डालेगा 7, और ये बी है, फिर यहाँ पर बी को यूज़ करेगा, फिर इन दोनों को ऐड करके इधर कहीं पर स्टोर कर देगा। तो जो यहाँ से यहाँ लाने की मेथड है उसको कैशिंग बोलते हैं। कैश मेमोरी में डेटा लाना बोले तो कैशिंग। तो यहाँ पर डेटा वेरीफाई नहीं हो रहा है, डेटा की इंटीग्रिटी वेरीफाई नहीं हो रही, तो कैशिंग ऑप्शन नहीं हो सकता। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन सीधी सी बात है, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि डेटा को डुप्लीकेट करना। जैसे ये फाइल है, इसको एक इसके जैसे एक डुप्लीकेट फाइल बनाई ए, तो डुप्लीकेशन भी डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई नहीं करता, तो ये भी कंप्रेशन। अब कंप्रेशन का मतलब है कि बहुत सारी फाइल्स है, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारी ए बी सी डी बहुत सारी फाइल्स है। अब ये 1 MB की है, ये भी 1 MB की, ये 5 MB की, ये 7 MB की। अभी इन सबको मैं कंप्रेस कर देता हूँ, एक जिप फाइल बना देता हूँ, ओके। तो क्या होगा, 7 + 5 12, 13 एंड 14, ये चारों फाइल्स 14 MB की है। मैं इसको समहाउ कुछ मेथड यूज़ करके, यदि 14 से रिड्यूस करके, कुछ भी रिड्यूस करके 14 से 13 या 12 या 10 या कितना भी कम करके कुछ MB में कर दूँ तो इसकी साइज़ कम हो जाएगी, तो उसी को कंप्रेशन बोलते हैं, साइज़ को कम करना। तो सही ऑप्शन है हैशिंग। अब हैशिंग कहाँ पर होती है ये समझते हैं, कि जब भी डेटा को अपन कहीं पर भेजना है ऑनलाइन, तो जनरली अपन उसको एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। डेटा है, प्लेन टेक्स्ट है कुछ, उसको एनक्रिप्शन की कुछ मेथड यूज़ करके कुछ एनक्रिप्ट टेक्स्ट में बना दिया, और फिर ये टेक्स्ट कहीं पर भेज दिया। अब सामने वाला इस टेक्स्ट लेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। अब उसको वापस क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और वापस प्लेन टेक्स्ट बनाएगा। तो ये मेथड है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें हैशिंग टेक्निक यूज़ होती है। हैश फंक्शन होता है कुछ, ये प्लेन टेक्स्ट रहता है, ये प्लेन टेक्स्ट, उस पर हैश फंक्शन लगा दिया, उस पर एक हैश टेक्स्ट मिल गया। फिर इसको इसको चेक करेंगे कि क्या हैश टैग सही है, तो फिर उससे अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ ये उसी यूज़र ने भेज सकते हैं। यदि इसमें कुछ भी चेंज कर दिया किसी ने बीच में, तो फिर ये हैश फंक्शन तो सेम है, ये अप्लाई होगा, तो ये टेक्स्ट हैश वाला टेक्स्ट वो चेंज हो जाएगा। फिर कंपैरिजन सही नहीं होगा तो ये डेटा सही नहीं है, तो इसका मतलब किसी ने मॉडिफाई कर दिया बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? कुछ भी नहीं है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है, स्टार्ट करनी है, क्या स्टेप्स है? तो ये जनरली अपने को पता होना चाहिए। जनरली फाइल खोलेंगे, उसमें उसमें न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक बोले तो खाली प्रेजेंटेशन, ऑप्शन ये सही है, फाइल न्यू ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन इन MS वर्ड allow a user to align text within a document to left, center, right or justify it across the page? MS वर्ड में, जैसे कि MS वर्ड है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी अपने यहाँ पर कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा है, अभी टेक्स्ट किस साइड में जाएगा, कि इस साइड में है, लेफ्ट में है, कि राइट में है, कि बीच में सेंटर है, कि चारों तरफ से एकदम बराबर है, वो कैसे अपन कर सकते हैं? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं कि फॉन्ट स्टाइल, नहीं फॉन्ट स्टाइल तो कैसा लिखा जा रहा है, जैसे ये W कैसा लिखा गया, H कैसा लिखा गया, I कैसा लिखा, ये फॉन्ट है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आते थे, ये भी नहीं ऑप्शन। पैराग्राफ अलाइनमेंट, ये हो सकता है कि एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर, हाँ तो ये ऑप्शन सही है। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्या करती है, पहली लाइन ये लिखी हुई है, दूसरी लाइन ये लिखी हुई है, इन दोनों के बीच में कितनी जगह है, वो लाइन स्पेस से सेट की जाती है। टेक्स्ट डायरेक्शन, अब टेक्स्ट कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, कि ऐसे लिखना है, टेढ़ा लिखना है, कि ऐसे लिखना है, वो सब टेक्स्ट की डायरेक्शन से होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो सेकंड ऑप्शन सही है, सॉफ्टवेयर टॉपिक से आया है, ये रहा पैराग्राफ। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये टेक्स्ट लेफ्ट में रहेगा या सेंटर में रहेगा या राइट में रहेगा या एकदम चारों तरफ से बराबर रहेगा, जस्टिफाई रहेगा, चारों तरफ से बराबर रहना बोले तो जस्टिफाई। तो ये अभी जो है वो लेफ्ट पे क्लिक है, तो ये सभी लेफ्ट की तरफ है, देखो यहाँ पर खाली जगह है। यदि इस तरफ रहता तो ये जो सभी के सभी वर्ड यहाँ पर एकदम सही रहते, खाली जगह इधर रहती। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज फॉर वैन कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो वैन क्या होता है वो समझना रहेगा, फिर कौन सा माध्यम है जो वैन के कम्युनिकेशन को
कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है। वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसे अपने घर में एक वाईफाई लगा है तो वहाँ से सब डिवाइस जुड़े रहते हैं। ओके, तो ये अपने घर का वाईफाई है। होम 1, सेम किसी और के घर में जुड़ा है, होम 2। तो अभी ये होम कहीं और पे, ये अहमदाबाद में है और ये दिल्ली में है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को कनेक्ट करना है तो अपने को एक वाइड एरिया का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इन दोनों को समहाउ कनेक्ट करना पड़ेगा, केबल से या किसी माध्यम से। तो यही बोल रहा है कि कौन सा मीडियम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो समझते हैं कि ऑप्शंस। HDMI केबल। HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। वो केबल तो यदि अपने पास में एक मॉनिटर है, उसको यदि लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो वो केबल काम आती है। ये वाइड एरिया नेटवर्क में काम नहीं आती, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ट्विस्टेड पेयर केबल, हाँ ये हो सकता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ऑप्शन हो सकता है। पर ये क्या रहता है कि जो भी अपना टावर रहता है, टावर से एक लाइन अपने घर पे आती है इंटरनेट की, तो उसी को अपन ट्विस्टेड पेयर लाइन बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये ऐसी केबल बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है, बहुत ज़्यादा डेटा आराम से ट्रांसफ़र कर सकती है और ये सब जगह ये यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है। तो ऑप्शन तो ये सही है, पर बाकी वाले ऑप्शन भी समझते कि ये केबल्स कौन सी होती है। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है इधर, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसमें ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये सब लेयर रहती है। ये लेयर इसलिए रहती है कि डेटा लॉस ना हो जाए, केबल कट ना जाए, केबल सही से प्रोटेक्ट रहे। तो आउटर जैकेट, स्ट्रेंथ मेंबर, कोटिंग, क्लैडिंग, कोर, कोर में ये वायर्स रहते हैं और यही अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी वाली लेयर्स को देखते हैं। कोएक्शियल केबल, जो अपन टीवी लगाते हैं, ऊपर एक एंटीना लगाते हैं, डिश लगाते हैं, वहाँ पर एक ऐसी केबल यूज़ होती है। ओके, जो अपन इंटरनेट लगाते हैं, ईथरनेट, तो ईथरनेट में ऐसी केबल रहती है। ये है फाइबर ऑप्टिक्स की केबल, जो अपने घर में यदि आपने फाइबर का कनेक्शन लगवाया है तो ऐसी केबल लगाते हैं वो लोग। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केबल्स रहती है, बहुत अलग अलग जगह यूज़ होती हैं। चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। ये USB टाइप की केबल है, ये ईथरनेट की केबल है, ये टाइप सी की केबल है। भारत सरकार ने अभी इस टाइप सी के केबल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि सब जगह इसी को यूज़ करें। ये बहुत सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसी में है। ये डिस्प्ले की केबल है, ये HDMI की केबल है, ये भी USB की केबल है, ये भी USB की केबल है। ये एप्पल ने बनाई है, एप्पल के डिवाइसेस के लिए लाइटनिंग केबल इसको बोलते हैं। ये माइक्रो USB है, जो अपने सभी फ़ोन है उसमें चार्जर यही केबल से यूज़ होते हैं। ये भी USB की केबल है। ये दो केबल्स है जो अपने को ऑडियो सुनने के लिए या फिर वॉइस भेजने के लिए काम आती है। इनको हेड जैक बोलते हैं। 3.5 mm की ये केबल्स रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूज़र इंसर्ट a न्यू रो इनटू a MS Excel वर्कशीट। MS Excel माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेबल को मेंटेन करने के लिए, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, बहुत सारी रोज रहती है। तो बोला कि जब क्या होता है कि जब यूज़र यूज़र क्या करता है, इंसर्ट न्यू रो, एक रो यहाँ पर अलग से डाल दी, चलो उनको ज़रूरत है कि एक रो डाल दी, तब होगा क्या। ऑप्शन पढ़ते हैं कि एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड टू द राइट। अब रो राइट कैसे शिफ्ट होगी, कॉलम तो राइट शिफ्ट हो सकता है, ये वाला कॉलम यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एग्जिस्टिंग डेटा इन द रो इज ओवर रिटन, अभी जब इंसर्ट कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ये रो है, इसका जो डेटा है वो ओवर राइट हो जाएगा, नहीं ओवर राइट भी नहीं होगा, कहीं तो शिफ्ट होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा। ओके, एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड डाउन, ये ऑप्शन सही है। न्यू रो इज एडेड एट द बॉटम ऑफ, ऐसा ऑप्शन ऐसा बोला कि जो भी इंसर्ट करेंगे सबसे लास्ट में जाके जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता, जहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं वहीं पर इंसर्ट होगी और जो पहले से रो थी वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 सही है। जैसे कि ये रो है, इसमें सब स्टूडेंट के नेम लिखे, यदि यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 8 9 ये नीचे खिसक जाएगी और यहाँ पर बैंक रो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक देन एम्बेडेड सिस्टम। डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट क्यों करना रहता है, किसके कंपेयर में, एम्बेडेड सिस्टम के कम। सबसे पहले तो ये समझिए कि एम्बेडेड सिस्टम क्या रहते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप ये क्या रहते हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या तो विंडोज़ रहता है या लिनक्स रहता है। ओके, जनरली ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या रहता है, एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि आपका रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल। ओके, जैसे कि
आपने एक्टिवा देखी होगी, जो मतलब न्यू एक्टिवा है, उसमें बहुत सारे से डिजिटल सिस्टम रहते हैं, तो वो एम्बेडेड सिस्टम है। बहुत सारी जगह पर एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होते हैं। तो उनमें क्या रहता है, वो फिक्स चीज़ें रहती हैं। एम्बेडेड सिस्टम में क्या रहता है कि हर इंस्ट्रक्शन फिक्स है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ना ही कम यूज़ होता है, सब चीज़ें फिक्स है। अभी लैपटॉप डेस्कटॉप में तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, एडिट करेंगे, ये करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, ब्राउज़र यूज़ करेंगे, वेरियस थिंग कर सकते हैं। ब्रॉड सिस्टम रहते हैं, तो इसीलिए उनको एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि मेमोरी मेरे पास में इतनी है, उसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग तरीक़ों से मैनेज करना पड़ेगा। तो यही इसका कारण है कि वहाँ पर तो फिक्स चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर वर्सेटाइल एकदम ब्रॉड एरिया रहता है। तो अभी ऑप्शन पढ़ते हैं, जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज, बहुत सारे हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, माउस को यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग सेटअप्स यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, और उनको डायनेमिक मेमोरी का लोकेशन चाहिए। तो ऑप्शन सही है। एक कंपेरिजन है, ये लैपटॉप या डेस्कटॉप का चीज़ है, इसमें जीपीयू लगा है, माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, डेस्कटॉप लगा रहता है। ये जनरल पर्पस सिस्टम है, जबकि ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। कैलकुलेटर वाला हो या कहीं पर ब्लिंकिंग होना हो, एक छोटा सा प्रोसेसर लगा रहता है, छोटी सी डिस्प्ले रहती है, कोई मोटर को कंट्रोल कर रहा हो या कोई दूसरा सेंसर कंट्रोल कर रहा हो, बस टेम्परेचर सेंस कर रहा हो या ह्यूमिडिटी सेंस कर रहा हो या कुछ डेप्थ मापना हो, बस लिमिटेड लिमिटेड फंक्शनलिटी, तो उनको एम्बेडेड सिस्टम बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द फंक्शन काउंट डू इन एम एस एक्सेल 2010? काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट से ऐसे पता चलता है, काउंट बोले तो कुछ काउंट करता हो, गिनता होगा। क्या गिनता होगा, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रिंट द नंबर ऑफ सेल्स, काउंट करके जितनी सेल्स है उसको प्रिंट करता है। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, हाँ, डुप्लीकेट डुप्लीकेट द नंबर ऑफ सेल्स, ये ऑप्शन तो नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं करेगा, कुछ काउंट करेगा। स्टोर द नंबर ऑफ सेल्स, स्टोर भी तो नहीं करेगा, काउंट करेगा। प्रिंट भी तो नहीं करेगा, काउंट ही करेगा, तो ऑप्शन यही बचता है। तो ऑप्शन टू सही है। जैसे कि ये अपने पास में कुछ तो है, कुछ क्या है, कुछ डेटा है, नाम लिखे हुए, एज लिखी हुई, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को काउंट करना है जिनके नेम में जूनियर लिखा हो। तो जूनियर, यहाँ पर जूनियर लिखा है, यहाँ पर जूनियर लिखा है, और यहाँ पर तीन है, तो तीनों को काउंट किया, तो यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज़ किया है, और आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए local area network LAN, which of the following is most commonly used to ensure that data packet are efficiently forwarded to the correct device based on its MAC address? ओके, जो डिवाइसेज रहते हैं, निक कार्ड रहते हैं, वहाँ पर मैक एड्रेस यूज़ होते हैं। ओके, तो ऐसा बोला है कि लोकल एरिया का एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में अपने को डेटा पैकेट को भेजना है, एफिशिएंटली फॉरवर्ड करना है, तो कौन सा डिवाइस यूज़ होता होगा जो मैक एड्रेस के बेस पर कनेक्टेड रहता है? राउटर, ब्रिज, हब और स्विच। ओके, तो राउटर में क्या होता है कि ये एक सिस्टम है S1, ये एक सिस्टम है S2। अभी जो अपना वाईफाई का राउटर रहता है, ऐसा राउटर रहता है, तो ये इससे कनेक्ट रहता है, सेम का सेम, ये भी इससे कनेक्ट रहता है, तो ये आईपी एड्रेस के जरिए कनेक्ट रहता है, तो ये भी सही नहीं है। ब्रिज तो सबसे पहले कनेक्ट हो जाता है, तो ब्रिज भी नहीं। हब भी सही नहीं है, क्योंकि हब में क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम रहते हैं बीच में, यदि आपको कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो एक जना उस हब को बोलेगा कि मेरे को ये ट्रांसफ़र करना है, हब क्या करेगा, वो वाला डेटा पैकेट सबको ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर सबको नहीं करना, मैक एड्रेस के बेसिस पे करना है, तो स्विच सही ऑप्शन है। स्विच को यूज़ करेंगे तो सही से हो जाएगा, तो स्विच सही ऑप्शन है। बेसिक नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स आया गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज रहते हैं, मॉडेम रहता है, निक रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है, रिपीटर रहता है, हब रहता है, स्विच रहता है, यही सही ऑप्शन था। राउटर रहता है वाईफाई के लिए, ब्रिज रहता है, गेटवे रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट CPU के लिए सही है? CPU इज ऑफन रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सही बात है कि हाँ, ये CPU है, कंप्यूटर का दिमाग। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स। ओके, कौन कौन सी मेन यूनिट्स है? द CPU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU कैश मेमोरी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बताते हैं। कि ये CPU रहता है, ये CPU में 2 यूनिट तो इधर लगे रहते हैं, एक CU रहता है, एक ALU रहता है। ओके, CU क्या करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर कंट्रोल रखना है, तो कंट्रोल के लिए एक यूनिट होता है, उसको CU बोलते हैं। एक ALU होता है जो कंप्यूटेशन करेगा। ओके, उसको बोलेंगे कि एडिशन करो, तो 5 + 7 करके एडिशन कर देगा। तो अर्थमेटिक का
लॉजिक लगाना होता है। पर ये सब डेटा कहाँ पर स्टोर रहेगा? डेटा स्टोर रखने के लिए यहाँ पर अपने को डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स रहते हैं। ओके, तो ऐसा बोल रहा है कि इसमें कैश मेमोरी का बोला गया। मेन यूनिट्स कैश मेमोरी नहीं रहती, मेन यूनिट्स कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, ये सब रहते हैं। तो ऑप्शन ओनली वन, ऑप्शन टू सही है। ओनली वन, ऑप्शन टू सही था। ये कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है। और इसमें क्या रहता है कि मेमोरी सिस्टम रहेगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगे, डेटा आएगा जाएगा। ओके, ये सीपीयू रहता है। ओके, यहाँ पर इनपुट आउटपुट जुड़े हैं, कीबोर्ड माउस डिस्प्ले ये सब यहाँ पर जुड़े रहते हैं। पर इसमें एक एएलयू लगा रहता है, एक कंट्रोल यूनिट लगा रहता है और कुछ रजिस्टर्स रहते हैं। ये थ्री मेन कंपोनेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच आस्की कैरेक्टर इन बिट्स? आस्की कैरेक्टर की साइज बिट्स में क्या रहती है? तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एट द एंड में कि ये ए है, ये छोटा ए है, ये बी है, ये छोटा बी है, ये स्लैश है, ये कॉमा है, ये छोटा ऐसा कॉमा है। तो इन सब के लिए क्या है कि एक आस्की कैरेक्टर की टेबल बनाई गई, उनमें इन सबको एक नंबर दिया गया। ओके, सबको एक एक नंबर दिया गया, उन टेबल में सबको एक नंबर दिया गया। तो ये बोल रहा है कि ये जो कैरेक्टर है उसकी बिट्स में लेंथ कितनी है? तो जनरली उसकी बिट्स में लेंथ 8 बिट्स होती है। ओके, तो 8 बिट्स लेंथ होती है। अभी आस्की की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे कि ऐसी टेबल है, बहुत बड़ी टेबल है, टोटल 256 कैरेक्टर है उसमें, 0 to 225। तो जैसे 0 है तो वो नल को दर्शाएगा, जैसे कि 97 है तो ए को दर्शाएगा, 65 है बड़े ए को दर्शाएगा। जैसे बड़ा ए, वहाँ पर अपन 65 लिख दिया मतलब बड़ा ए, छोटा ए मतलब 97 लिख दिया तो छोटा ए। और ये पूरी टेबल है, कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्लैश, कोई भी कैरेक्टर, सब कैरेक्टर्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ कॉमन साइन दैट कंप्यूटर माइट बी इन्फेक्टेड विद वायरस? कंप्यूटर में चलो वायरस आ गया तो अपने को क्या पता चलेगा, क्या साइन रहेंगे, कैसे अपने को पता चलेगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिस्टम, नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा थोड़ी बनेगा वायरस आने से, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर्स, हाँ, वायरस आएगा तो वो फाइलों को इन्फेक्ट करेगा, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, करप्ट कर सकता है, तो अपना सिस्टम स्लो हो सकता है, कभी फेल भी, क्रैश भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही है। फास्टर सिस्टम बूट टाइम, सिस्टम फास्ट बूट होने लगेगा, नहीं ये भी सही नहीं है। इंक्रीज हार्ड ड्राइव स्पेस, हार्ड ड्राइव में स्पेस बढ़ जाएगा, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन टू सही है। अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन, अनएक्सपेक्टेड एरर्स, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, टॉपिक से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए मल्टीमीडिया ईमेल मैसेज व्हाट डज द बाउंड्री पैरामीटर इन कंटेंट टाइप हेडर सिग्निफाई? मल्टीमीडिया ईमेल मैसेज में यदि अपन मल्टीमीडिया मतलब आप कोई फाइल अटैच कर रहे हो, कोई सॉन्ग अटैच कर रहे हो, कोई फोटो अटैच कर रहे हो, कुछ भी अटैच कर रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो बाउंड्री कहाँ पर है, कि इतना इतना ईमेल है, यहाँ पर इतनी इतनी फाइल है। तो वो कंटेंट टाइप हेडर, तो कौन से पैरामीटर है? तो इट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द ईमेल मैसेज, इट सेपरेट्स द ईमेल बॉडी फ्रॉम अटैचमेंट्स, अटैचमेंट बोले तो मल्टीमीडिया, इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईच पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया मैसेज। तो ये क्या बताता है? इट लिमिट्स द फाइल साइज ऑफ ईच अटैचमेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड सही लग रहा है। जो भी पैरामीटर में जो मार्किंग रहेगी वो क्या करेगा कि बताएगा कि यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर एंड है, हर एक पार्ट का, कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वापस यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैसेज, वापस यहाँ पर ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, वापस बाउंड्री, तो ये वापस बाउंड्री, तो सब जगह बताया गया कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल यूएसी इन विंडोज सिस्टम व्हेन मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग? यूएसी का क्या रोल है जब सिस्टम की सेटिंग को मॉडिफाई करते हैं? टू मॉनिटर मेमोरी यूसेज एंड परफॉर्मेंस, टू एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग्स, टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंज। और कि कोई भी यूज़र आके सिस्टम की सेटिंग को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि एक सिस्टम में बहुत सारे यूज़र हैं, कुछ गेस्ट यूज़र है, कुछ नॉर्मल यूज़र है, कुछ एडमिन यूज़र है, तो कंट्रोल किसके पास में है, कंट्रोल किसके पास नहीं है, वो सब जो सेटिंग्स रहती है उसमें लिखा रहता है, अपन उसको सेट कर सकते हैं। तो जो यूएससी का रूल क्या रहता है? तो यूएससी क्या करेगा, अपने को रोकेगा कि नहीं ये फाइल आप चेंज कर सकते हैं, यदि आपके कंट्रोल में है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते या कर सकते तो आप पासवर्ड डालो, यदि आपको राइट है तो पासवर्ड डालो। तो ऑप्शन सही, फोर्स सही है। प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन,
परमिशन के लिए वो बोलेगा कि परमिशन है मेरे को क्या, यहाँ परमिशन है, तो आप ये सिस्टम चेंज कर सकते हो, ये सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन 4 सही है। ऐसा प्रॉम्प्ट आता है अपने को, यूएसी यूज़र अकाउंट कंट्रोल से प्रॉम्प्ट आता है कि क्या अपने को ऐसा करना है कि हाँ करना है, तो यस नो। ओके, ये क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किया है। एसएससी सीजीएल का जो टियर 2 का सेक्शन 3 रहता है उसमें कंप्यूटर का पेपर रहता है, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चन ये सब सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहता है। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में, हिंदी में भी सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में भी सॉल्व करेंगे, और बहुत सारी सीरीज़ भी लाई है। कंप्यूटर का हर एक पार्ट समझाया गया है, कंप्यूटर का हर एक टॉपिक समझाया गया है, बहुत आसान वे में समझाया गया है। आप एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप हो सके तो बाकी वाले वीडियोज़ भी देखना। धन्यवाद।